नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद आर्यस एकेडमी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार अब की बार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग में राजस्थान राज्य का होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। हम इस पर चर्चा स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक निवेदन कर देना चाहते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दी हुई लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस अगर पसंद आए आप लोगों को तो चैनल को लाइक भी, वीडियो को लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। दोनों ही मिला के हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि दोनों ही टॉपिक लगभग एक जैसे हैं। जहाँ राष्ट्रपति आता है वहाँ पर राज्यपाल आ जाता है, क्योंकि दोनों का लगभग एक जैसा सारा शेड्यूल होता है। इसलिए हम इन दोनों टॉपिकों को मिला के पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत मनुष्य के उन समस्त अधिकारों को शामिल किया जाता है जो कि उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के व्यतीत करने के लिए आवश्यक होता है। वो सब मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा पर्यावरण संबंधी समस्त अधिकार शामिल किए जाते हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार आयोग की विश्वव्यापी उद्घोषणा की गई तथा तभी से प्रति वर्ष 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा है। दोस्तों, सबसे पहले 1948 ईस्वी में 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जो है विश्वव्यापी मानवाधिकार आयोग की घोषणा की गई थी। 1948 में सबसे पहले घोषणा की गई थी। इसी कारण से हम 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन भारत में मानवाधिकार आयोग के संरक्षण के लिए 28 दिसंबर 1993 को मानवाधिकार आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसलिए तथा इसी के अंतर्गत मानवाधिकार के संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग का प्रावधान किया गया। 1948 में यूएनओ के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ था और भारत के अंदर 1993 के अंदर। दोस्तों, भारत तक यानी कि यूएनओ से लेके भारत तक आने में मानवाधिकार आयोग ने 45 वर्ष का सफर तय किया। यानी कि 45 वर्ष लगे इसे भारत तक आने में, ये इस मानवाधिकार आयोग को, जो यूएनओ ने 1948 में जिसकी गठन की घोषणा कर दी थी, भारत तक आने में 1993 में, यानी कि 45 वर्ष लग गए। 45 वर्ष बाद भारत के अंदर इस तरह का कोई आयोग बनाया गया। मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा कानूनी अथवा संवैधानिक संस्था है। चाहे हम गैर संवैधानिक कहें या कानूनी कहें या संवैधानिक कहें, एक ही बात है। ये जो मानवाधिकार आयोग है हमारा, ये गैर संवैधानिक संस्था है, ऐसे कह सकते हैं। मानवाधिकार आयोग कानूनी संस्था है, ये भी बात सही है। और मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, ये भी कह सकते हैं। तो तीनों ही कथन सत्य हैं, तीनों ही एक ही चीज के नाम हैं। 12 अक्टूबर 1993 को रंगनाथन मिश्र की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 1993 को पूर्व न्यायाधीश रंगनाथन मिश्र की अध्यक्षता में
दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। डेट याद रखें, 12 अक्टूबर 1993 को श्रीमान रंगनाथन मिश्र की अध्यक्षता में जो है मानवाधिकार आयोग की घोषणा की गई थी। दिल्ली के अंदर गठन किया गया था दिल्ली के अंदर, यानी कि पहले अध्यक्ष जो थे वो रंगनाथन मिश्र थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल केंद्रीय मामलों की जांच करता है जिसका संबंध जो है संघ सूची से अथवा समवर्ती सूची से है। केवल उन्हीं मामलों की जांच इसके द्वारा की जाएगी। और इसके साथ ही एक दूसरी कंडीशन और है कि उस मामले को घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो, यानी कि 1 वर्ष के अंदर अंदर ये जो इसकी जांच करेगा। इसके बाद में अब बात करते हैं संरचना की। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 5 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। 1 अध्यक्ष हैं और 5 सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक है कि वह उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, यह उसकी योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होना चाहिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बनने के लिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्य भी होते हैं। ये 7 पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? पहला सदस्य होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। 7 सदस्यों के बारे में देखते हैं तो ये अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एससी और एसटी के अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त जो होते हैं, विकलांग व्यक्तियों के विभाग का जो मुख्य आयुक्त होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है। पहले इसके अंदर जो है 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत जो है 7 सदस्यों को शामिल किया गया। 2019 से पहले तक केवल सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही इसका आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस ही इस आयोग का अध्यक्ष होता था, लेकिन 2019 के बाद किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को जो है इसका अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी जाने लगी। संशोधन संविधान के अंतर्गत जो है इसमें जो है परिवर्तन कर दिया नए अधिनियम के अंतर्गत से। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 सदस्यीय समिति इसकी सिफारिश करती है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, 6 सदस्यीय समिति जो है इसके अंदर सिफारिश करती है। उस सिफारिश के आधार पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो वो 6 समिति सदस्य कौन कौन है? पहला है प्रधानमंत्री, उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। जो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों या अथवा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिश करती है उस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता यानी कि राज्यसभा का उपसभापति होगा, राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए राज्यसभा के उपसभापति को लिया जाता है और राज्यसभा में विपक्ष का नेता लिया जाता है। 2 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, बाकी 4 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो। 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो वहां तक इनका कार्यकाल होता है। इससे पहले भी ये अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को अपना पद का त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य अथवा अध्यक्ष होते हैं इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। इनको पद से हटाने की बात करें तो दुराचार के आधार पर जिसकी जांच जो है उच्चतम न्यायालय करेगा, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई जांच को सही पाए जाने पर
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और सिफारिश करने के बाद राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। इनके कार्य की बात करें कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं, मुख्य कार्य क्या हैं, तो कार्यों के बारे में देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग का जो मुख्य कार्य है, सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य है, वो है मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, जो है इसका मुख्य कार्य होता है। जेलों का निरीक्षण करना तथा मानवाधिकार तथा अपराधियों के जीवन का अध्ययन करना इसका कार्य होता है। जेलों का निरीक्षण और अपराधियों के जीवन का निरीक्षण करना, जीवन स्तर का निरीक्षण करते हैं। मानवाधिकारों को लेकर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना भी है। मानवाधिकारों को लेकर, अगर मानवाधिकार को लेकर संसद ने कोई नया कानून बनाया है तो उसकी समीक्षा करने का काम भी मानवाधिकार आयोग का होता है। मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति जिसे संसद के अंदर रखवाते हैं, परंतु इसकी प्रकृति जो है वो सलाहकारी होती है, अर्थात इसके द्वारा की गई अनुशंसा को जो है मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने अभी मानवाधिकार को देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्र जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में 2021 के अंदर जो है अरुण कुमार मिश्र जो है इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग की। जब राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो नो डाउट हम राजस्थान के विषय में ही पढ़ेंगे। राजस्थान के विषय में पढ़ेंगे हम ज़्यादातर हर तथ्य जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का। आइए स्टार्ट करते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 18 जनवरी 1999 को राज्य सरकार के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई है वो एक अधिसूचना के अंतर्गत की गई है। अधिसूचना जारी की गई जिसके अंतर्गत जो है मार्च 2000 में जयपुर के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यानी कि राजस्थान के अंदर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ है वो मार्च 2000 के अंतर्गत हुआ है। मार्च 2000 में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। और श्रीमती कृष्णा भटनागर जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। श्रीमती कृष्णा भटनागर जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष बनी है। जबकि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गोपाल कृष्ण व्यास जो हैं ये वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। गोपाल कृष्ण व्यास। राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा कानूनी अथवा संवैधानिक संस्था है। राज्य में मानवाधिकार आयोग के द्वारा उन्हीं मामलों को सुना जाएगा जो कि या तो राज्य सूची का विषय होंगे या संवर्ती सूची का विषय होंगे, वो उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग जो है सुनेगा।
और इसके अलावा दूसरी शर्त ये और है कि उस मामले को अधिकतम 1 वर्ष के अंदर अंदर हुआ हो, यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा समय उस मामले को नहीं हुआ हो। ऐसे ही मामले की जांच की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा केवल उन्हीं मामलों की जांच की जा सकती है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो। राज्य मानवाधिकार के आयोग के अंदर हमने ये पढ़ी लिया है कि राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची के अंदर जो विषय हैं उन्हीं के अंदर जांच की जाएगी, और संघ सूची वाले विषयों की जांच जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। इसके आगे चलते हैं। ये हमने देख ही लिए कि राजस्थान में जो इस समय पे हमारे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास हैं राजस्थान के अंतर्गत, जबकि अरुण मिश्र जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी संरचना की बात करते हैं कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसी है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अंदर प्रारंभ में जो है 1 अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं। वर्तमान में भी, शुरुआत में भी और वर्तमान में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं, लेकिन राजस्थान में प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य बनाए गए थे, और वर्तमान का मतलब 2006 के बाद जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर 1 अध्यक्ष तथा 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। यानी कि 2006 से लेकर राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, और केंद्र में 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। यानी कि उच्च न्यायालय का मतलब हुआ हाईकोर्ट का न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश जो है इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल क्या अपनी इच्छा से करता है? नहीं, राज्यपाल भी एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करता है, अपनी इच्छा से नियुक्ति नहीं करता, एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करती है। और वो समिति को में जो है राजस्थान के अंदर 4 सदस्य हैं। राजस्थान राज्य विशेष के अंदर 4 सदस्य हैं, कुछ राज्यों में ये 6 सदस्य भी हो सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन से सदस्य हैं। 4 जो हैं, पहले सदस्य हैं राज्य के मुख्यमंत्री, वो अध्यक्ष होते हैं इस समिति के। इसके अलावा राज्य के गृह मंत्री, वर्तमान में श्री अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही गृह मंत्री, तो 1 सदस्य और कम हो जाता है। यानी कि गृह मंत्री अगर कोई अलग होता है तो वो गृह मंत्री भी करता है। यानी कि राज्य के, इस चीज को छोड़िए, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। तीसरा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये 4 सदस्य जो है की समिति होती है। जिन राज्यों में जो है विधान मंडल है, हमारे राज्य के अंदर विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर जो है 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं। वो 2 सदस्य कौन से होते हैं? एक तो विधान परिषद का सभापति होता है, दूसरा राज्य विधान परिषद का विपक्ष का नेता होता है। ये 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे, केंद्र के अंदर हम जब बात करते हैं तो वहां पर विधान परिषद की जगह राज्यसभा होती है, और राज्यसभा का सभापति न होकर उस समिति का अध्यक्ष राज्यसभा का उपसभापति होता है। लेकिन विधान परिषद का सभापति होता है, उपसभापति नहीं होता। विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ये 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं उन राज्यों के अंदर जहां पर विधान परिषद का प्रावधान है, यानी कि उन भारत के 6 राज्यों। कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल जो है, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, दोनों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो, 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो है ये पद पर बने रह सकते हैं, और इनकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जो है अपने पद से त्यागपत्र देकर, पहले भी अपने पद से त्यागपत्र जो है अपने राज्यपाल को देकर भी ये पहले अपने पद से मुक्त हो सकते हैं।
इनको पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को जो है कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा, राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। लेकिन कदाचार के मामले में पहले उच्च न्यायालय के द्वारा यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच की जाएगी पहले, और साबित कदाचार होने पर जो है उच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, तब जाके राष्ट्रपति इसे अपने आदेश के बाद में हटा सकता है। इसकी कार्य अथवा भूमिका की बात करें, क्या कार्य हैं क्या भूमिका है, लगभग वही कार्य हैं जो केंद्रीय आयोग के हैं, यानी कि मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन से संबंधित कार्यों की जांच करना, राज्य में स्थित जेलों का निरीक्षण करना अथवा अपराधियों के जीवन दशाओं का अध्ययन करना, जो है मानवाधिकार को लेकर राज्य विधानमंडल के अंदर बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना, मानवाधिकार के संबंध में शोध को प्रोत्साहन देना और मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना। इसकी प्रकृति की बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रकृति विशुद्ध रूप से सलाहकारी होती है, अर्थात मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन करने पर मानवाधिकार आयोग को सजा देने का अथवा क्षतिपूर्ति के लिए आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक सलाहकारी संस्था है, इसके पास में सिविल कोर्ट के राइट्स हैं। ये किसी को भी पेशी पर बुला सकता है, यानी कि गवाही के लिए बुला सकता है, किसी को भी सम्मन जारी कर सकता है, लेकिन उसको सजा देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास होता है, न राज्य मानवाधिकार आयोग के पास ये अधिकार होता है। प्रतिवेदन की बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उसे विधान मंडल के समक्ष रखवाता है, राज्यपाल फिर उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो दोस्तों ये था हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।